हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं प्रेसिडेंट को और इससे लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में जो पोजीशन होती है राष्ट्रपति जी की, उसी को ही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप लोगों ने जरूर बने रहना है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही आसान भाषा में आप इस चीज को समझे समझे पाओगे। इस चीज को एक बार पढ़ोगे, है ना, एक बार सुनोगे लेक्चर को, तो भूलोगे आप नहीं। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस टॉपिक में हमें दो बातें समझने का प्रयास करना है या दो बातें हमें समझनी है। पहली बात यह कि अगर तो भारत के राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो एक पावरफुल ऑफिस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रोविजंस हैं जो हम यह बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो रियली में एक पावरफुल ऑफिस है। तो वहीं दूसरी बात हमें यहाँ से समझने की कोशिश करनी है कि जो प्रेसिडेंट है, अगर तो वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है ना, जिनके पास कोई रियल पावर्स ही नहीं है, तो ऐसे कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें यह बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है और उनके पास कोई रियल पावर्स नहीं है। ओके, तो यही दो बातें हमें समझने का प्रयास करना है इस टॉपिक में। तो अगर मैं आपसे अगर मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए कि भारत के राष्ट्रपति कब कब ज्यादा पावरफुल होते हैं भारत के प्रधानमंत्री से? प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल हमें कब दिखाई पड़ते हैं प्रेसिडेंट? तो दोस्तों, इसका सिंपल आंसर है कि जब जब प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करते हैं, तब तब भारत के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन अ प्राइम मिनिस्टर? तो कब? जब वे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जब वे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिशनरी पावर्स को ही हमने डिटेल में समझ रखा है लास्ट क्लास में। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को आप जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें या इस लेक्चर को देखें। डिस्क्रिशनरी पावर्स का जब यूज करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स जैसे कि हमने बात करी थी, है ना, वीटो पावर्स की, है ना, वीटो पावर्स की। वीटो पावर्स जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, लेकिन वीटो पावर्स में भी कौन कौन सी वीटो? एक पॉकेट वीटो, जब वो पॉकेट वीटो का यूज करते हैं तब वे भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल दिखाई पड़ते हैं। तो वहीं जब वे सस्पेंसिव वीटो का यूज करते हैं, सस्पेंसिव वीटो का यूज करते हैं, तब वे भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। आर्टिकल 78 क्लॉज बी का जब वे यूज करते हैं, तब वे भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल दिखाई पड़ते हैं। आर्टिकल 78 क्लॉज बी क्या है कि प्रेसिडेंट कैन आस्क एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि पार्लियामेंट में क्या क्या गतिविधियां चली हुई है, उसके बारे में मुझे अवगत करवाएं। ओके, यह इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। और भी डिस्क्रिशनरी पावर्स है दोस्तों जो हमने समझी थी लास्ट क्लास में। जब जब डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तब तब हमें भी प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल दिखाई पड़ेंगे। ओके, वही मैं अगर आपसे यह पूछूं कि ऐसा कौन सी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें यह बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो जस्ट एन ऑफिस ऑफ सो पीस, एक सो पीस का ऑफिस है जो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही काम करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पद चिन्हों पर ही चलता है। ओके, तो वो क्या है दोस्तों? वो प्रोविजन क्या है ना, वो प्रोविजन है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में वह प्रोविजन है आर्टिकल 78 क्लॉज, सॉरी आर्टिकल 74 क्लॉज 1। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 हमने बहुत बार समझ लिया अभी तक, अब बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो होंगे, प्रेसिडेंट विल डू हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस,
functions on the advice of a council of a minister. ओके, आर्टिकल 74 हमें यह बताता है कि जो प्रधानमंत्री की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट अपना काम, अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझना दोस्तों कि जो एडवाइस दी जाती है, जो एडवाइस थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस, इसका जो नेचर था वो क्लियर नहीं था। कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि जो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाध्य होंगे या नहीं, प्रेसिडेंट बाउंड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ऐसी एडवाइस के साथ कि नहीं। लेकिन उनको बाउंड माना जाता था, कैसे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था लेकिन वे बाउंड होते थे, है ना। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू president is bound with the advice of a council of a minister। दोस्तों ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। आर्टिकल 74 कहता था कि प्रेसिडेंट जो होंगे वे अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं था, कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि जो एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उसको मानने के लिए बाध्य होंगे राष्ट्रपति जी या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन वे बाध्य होते हैं, वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानने के लिए बाध्य होते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। दोस्तों कन्वेंशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमने अडॉप्ट कर रखी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूके से, ब्रिटेन से। वहीं पे है ना, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक कन्वेंशन है कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होंगे टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ओके, फिर क्या हुआ दोस्तों, बाद में, है ना, बाद में जब बाद में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, बाद में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई थी, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई थी, है ना। जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई थी 46 कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के इस एक्ट के साथ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करेंगे और ऐसी एडवाइस को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य होंगे। यह मेंशन कर दिया गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आर्टिकल, है ना, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, है ना, इसने क्या कर दिया गया, इसमें क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया कि, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि प्रेसिडेंट will work according to advice of a council of minister and the advice is binding with the, and the advice is binding with the president will work according to advice of council of ministers and the advice, है ना, advice tendered is binding with the president। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया इसके, इस एक अमेंडमेंट से। ओके, फिर क्या हुआ दोस्तों, अब इससे क्या हुआ कि एडवाइस बाइंडिंग हो गई कि अब वो क्या सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करेंगे, है ना। तो इसने क्या कर दिया, एक ऑफिस ऑफ सो पीस बना दिया, एक प्रेसिडेंट के ऑफिस को एक सो पीस का ऑफिस बना दिया, जो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पद चिन्हों पर ही काम करेंगे।
लेकिन लेकिन जैसे ही इसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, है ना, उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया। 44th अमेंडमेंट लाया, और इसमें कहा कि ओके प्रेसिडेंट, इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया कि प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 में ही, प्रेसिडेंट विल डू हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ, इन्होंने भी यही कहा कि एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेंगे। बट इन्होंने बट, है ना, इसके आगे की जो लाइनें हैं इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवा रखी है जनता पार्टी ने कि बट, है ना, बट ही कैन सेंट बैक, बट इन फ्यू केसेस, बट इन फ्यू केसेस ही सेंट बैक द एडवाइस, बट ही सेंट बैक द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन, कि एक बार वे वापस भेज सकते हैं ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को पुनर्विचार के लिए। ओके, तो अगर हम बात करें तो यही तो सस्पेंसिव बिट तो है ना, यही तो सस्पेंसिव बिट तो है, जब वे एक बार पुनर्विचार के लिए अपनी एडवाइस को भेज सके, है ना, यानी कि होली डिस्क्रिशनरी पावर 44th अमेंडमेंट एक्ट से मिली है प्रेसिडेंट को, है ना। तो यहाँ पे तो कंप्लीटली ही बाउंड कर दिया गया, यानी कि इस, अगर हम बात करें 42nd अमेंडमेंट की, तो इसने जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ सो पीस बना दिया, ऑफिस ऑफ सो पीस डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो इसी आर्टिकल 74, इसी आर्टिकल 74 की वजह से हम क्या कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो एक ऑफिस ऑफ सो पीस है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इज प्रेसिडेंट रियली पावरफुल ऑफिस, है ना, क्या भारत के राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो सही में एक पावरफुल ऑफिस है या नहीं। हमने यह बात तो कर ली कि जब वे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करते हैं तब तब वे प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल दिखाई हमें पड़ते हैं, है ना। तो बस इसी चीज को, अगर भारत के प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर एक पावरफुल ऑफिस है या नहीं, इसी चीज को हम इन चार बातों से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे। वही सेकंड हम देखेंगे कि जो संविधान को बनाने वाली संविधान सभा थी उसके जो मेंबर्स थे उनका क्या मत था प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेकर के, है ना। तो जो थिंकिंग ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम समझेंगे। थर्ड, हम जुडिशरी की साइड देखेंगे, जुडिशरी की जजमेंट क्या कर रही है प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेकर के। तो वही फोर्थ हम बेस बनाएंगे एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड। हम ग्राउंड पे जो एक्चुअल फंक्शनिंग है प्रेसिडेंट की उसको देखेंगे, क्या जो वर्क है प्रेसिडेंट के अभी तक हिस्ट्री में, ऐसे कौन कौन से प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने आप को या अपने ऑफिस को एक पावरफुल ऑफिसर साबित करके दिखाया है। ओके, तो बस इन्हीं चार चीजों से हम यह बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के राष्ट्रपति का ऑफिस एक पावरफुल ऑफिस है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में दोस्तों रहेगी हमारी डिस्क्रिशनरी पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में रहेगी दोस्तों डिस्क्रिशनरी पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजंस में हम देखेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स। जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है दोस्तों वही तो हमें बताती है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो जस्ट नॉट एन ऑफिस ऑफ सो पीस बट रियली
इज रियली अ पावरफुल ऑफिस। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? वे प्रोविजंस हमने समझने हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये प्रोविजंस है जो हमें क्या बता रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का ऑफिस एक पावरफुल ऑफिस है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सस्पेंसिव वीटो की अगर मैं बात करूं, सस्पेंसिव वीटो दोस्तों आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ही मेंशन है। प्रेसिडेंट विल सेंड बैक any advice of council of ministers once for a reconsideration and for the second time he is bound with the such aid and advice। भारत के राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट उस एडवाइस को फिर से या तो अमेंडमेंट के साथ या बिना किसी अमेंडमेंट के जब दोबारा से भेजेंगे उनके असेंट के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए, तब फिर सेकंड टाइम प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। ओके, वही सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड प्रोविजन है पॉकेट वीटो से रिलेटेड। पॉकेट वीटो क्या होती है दोस्तों? जब ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल की अगर हम बात करें, जो वीटो पावर्स है दोस्तों, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, अब्सोल्यूट वीटो, है ना, इन वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल के ऊपर ही कर सकते हैं, ना तो मनी बिल के ऊपर, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के ऊपर। ये चीज भी हमने समझ रखी है ना, इसके प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां से आप समझ सकते हैं दोबारा से। पॉकेट वीटो क्या होती है? जब प्रेसिडेंट ना तो उस बिल पे अपने साइन करके अपनी स्वीकृति देंगे, है ना, या ना तो स्वीकृति देंगे, है ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजेंगे, ना ही मना करेंगे ना तो मना करेंगे, है ना, वे क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उस बिल को पेंडिंग कर देंगे इंडेफिनिट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए। ऐसा करने की हिम्मत प्रेसिडेंट जी को तभी पड़ती है जब कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल है। वो लूप होल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट ही मेंशन नहीं की हुई है कि प्रेसिडेंट को कितने दिनों के या कितने समय के भीतर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है। ओके, तो वही जब वे पॉकेट वीटो का यूज करते हैं, है ना, तब हमें लगता है कि वे क्या है, एक पावरफुल पर्सन या पावरफुल ऑफिस है प्रेसिडेंट का। वही अगर हम बात करें आर्टिकल 78 क्लॉज बी के, आर्टिकल 78 क्लॉज बी, आर्टिकल 78 क्लॉज बी क्या कहता है दोस्तों कि हाँ, जैसे कि हमने कहा है कि भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है, जिस नाते उन्हें पार्लियामेंट में हो रही गतिविधियों की जानकारी होना अनिवार्य है। तो यह प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के अंदर हो रही हर एक गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करे। अगर अगर तो प्रधानमंत्री ऐसा करने में असमर्थ है, नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वे गवर्नमेंट से जो उनके पास इंफॉर्मेशन है कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल 78 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग क्या है कि ही प्रेसिडेंट कैन आस्क, लिखिए, प्रेसिडेंट कैन आस्क एनी इंफॉर्मेशन available with the government, ओके, तो ये भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। वहीं अगर हम बात करें केयर टेकर गवर्नमेंट की, है ना, नेक्स्ट जो हम देखेंगे प्रोविजन है केयर टेकर गवर्नमेंट से रिलेटेड। केयर टेकर गवर्नमेंट दोस्तों, जब केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है हमने बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, इससे लास्ट क्लास को आप समझिए, वहां पे आपको केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। केयर टेकर गवर्नमेंट में आपको बता देता हूँ क्या होती है। जब जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो रिजाइन कर जाए, है ना, रिजाइन कर जाए और अभी नया नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट ना हुआ हो, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर रिजाइन कर जाए या किसी और वजह से ये सरकार गिर जाए, तो वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक रहेगी जब तक कि नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन ना जाए, है ना। तो वो जो टाइम पीरियड होगा बीच में, ठीक है, तो उस समय तक वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कहलाएगी? केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाएगी। ओके, तो
जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेंगे क्या नहीं लेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी रहती है कि वो क्या डिसीजन लेंगे क्या नहीं डिसीजन लेंगे। नॉर्मली वे डिसीजन लेते हैं डेली रूटीन वर्क्स के ऊपर, है ना। अगर कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना होगा तो उस केस में डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, केयर टेकर गवर्नमेंट को यह डिसीजन लेना है या नहीं, तो यह भी डिस्क्रिशनरी पावर बन जाती है प्रेसिडेंट की। वही अगर नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट, when council of ministers does not advise the president properly and 6 months about to pass, then president on his discretion can summons the session of the parliament। दोस्तों हमने यह बात भी की हुई है, यह भी डिस्कस किया हुआ है कि आर्टिकल्स 85 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैन समन्स प्रोरोगेट एंड डिसोल्यूट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशंस की समन की बात करें तो हु समन्स द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इट इज द प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट समन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों ये डिस्क्रिशनरी पावर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझा रखी है, तो आप प्लीज उस वीडियो को, उस लेक्चर को सुने, है ना। सारी चीजें मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। प्रेसिडेंट समन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमें यह पता है कि किन्हीं भी दो सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप होगा वो 6 मंथ्स का होगा, 6 मंथ्स का गैप रहता है बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है, लेकिन हमने लेकिन इंडियन पार्लियामेंट्री कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया पार्लियामेंट 3 बार मिलती है साल में इन द फॉर्म ऑफ 3 सेशंस, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ओके, तो यहाँ पे प्रोविजन है कि 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किन्हीं भी दो सेशन के बीच में। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस ना करे प्रेसिडेंट को, प्रॉपर्ली एडवाइस ना करे, है ना, प्रेसिडेंट को कि, तो ऐसे में समन करने के लिए प्रेसिडेंट को प्रॉपर्ली एडवाइस ना करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ऐसे में प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो खुद ही स्वयं ही पार्लियामेंट के सेशंस को समन कर दे। ओके, तो वही अगर हम बात करें नेक्स्ट, जब हमने देखा है कि जब कोई भी पार्टी, है ना, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं हो, है ना, या फिर कोई भी पार्टी अपना एक गठबंधन कोalition न बना पा रही हो, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया जाए, ये सारी की सारी पावर किसके पास रहती है? प्रेसिडेंट के ऊपर। यह प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसे अपॉइंट करे, या तो ओके, या वो अपॉइंट करे या फिर नई लोकसभा इलेक्शंस के लिए कॉल ले। ओके, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है हमारे, ये प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें यह बताते हैं कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एक सही में ही एक पावरफुल ऑफिस है। ओके, अब हम समझेंगे दोस्तों इसका सेकंड जो थिंकिंग है फाउंडिंग फादर्स की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, उनका क्या मानना था प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेकर के। थिंकिंग ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थिंकिंग ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि भाई जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो एक ऑफिस ऑफ शोपीस होना चाहिए, एक शोपीस का ऑफिस होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पद चिन्हों पे ही काम करे या उसकी एडवाइस पर ही काम करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ऑफिस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसे एक 100 पीस का ऑफिस बनाना चाहते थे, जिसके पीछे इनका लॉजिक था, ऐसा कहने के पीछे इनका लॉजिक था कि इनका कहना था भीमराव अंबेडकर जी का कि जो
हमने जो अडॉप्ट कर रखा है वो कर रखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट कर रखी है ब्रिटेन से, है ना। और वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या चीज होती है दोस्तों, दो हेड होते हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो वही दूसरे होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। दो हेड होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट और दूसरे होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो हेड ऑफ द स्टेट वहां पे कौन है, मोनार्क, राजा या किंग और क्वीन, जिसे हम बोल सकते हैं किंग और क्वीन। तो वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अगर ब्रिटेन की मैं बात करूं तो वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, मोनार्क है, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे ऑन दी, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करते हैं। वहां पे इनके पास कोई रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है ब्रिटेन में। तो अंबेडकर जी यही कहना चाह रहे थे कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है, तो हमें एज इट इज कॉपी करना चाहिए उस सिस्टम को, है ना, जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है मोनार्क, है ना, हमारे इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे प्रेसिडेंट, वे कैसे हो, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हो जो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करे, है ना। तो इसी चीज का, है ना, अम्बेडकर जी क्या करना चाह रहे थे कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो एक शोपीस का ऑफिस हो, एक जो प्रेसिडेंट हो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हो स्टेट के। लेकिन इस चीज का काउंटर करा, है ना, अम्बेडकर जी का काउंटर करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है भाई, हम ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर एक प्रोविजन को कॉपी करें, हम उसे रिमोल्ड कर सकते हैं अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इनका कहना था कि हमने यूएसए से फेडरल सिस्टम लिया है, तो हमने वहां से हर एक प्रोविजन नहीं लिया हुआ है फेडरल सिस्टम का। कुछ प्रोविजंस में हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, तो वही कुछ प्रोविजंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। तो हम बाध्य नहीं है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एज इट इज कॉपी कर ले अपने इंडिया में, है ना। तो साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगर तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, है ना, इंडिया में कौन होंगे, प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट, इन्हें प्रेसिडेंट को रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स देनी चाहिए, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स देनी चाहिए, ऐसा मानना था किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और इनके पीछे, है ना, इनका ऐसे मानने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या तर्क था इनका, इनका कहना था कि अगर तो हम प्रेसिडेंट को एक रियल पावर्स देते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में डबल चेक हो जाएगा किसके ऊपर, ऐसे में डबल चेक हो जाएगा ऑन गवर्नमेंट के ऊपर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी उसके ऊपर डबल चेक हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो डबल चेक हो जाएगा, एक हो जाएगा पार्लियामेंट का चेक, है ना, पार्लियामेंट का, तो वही सेकंड चेक हो जाएगा किसका, प्रेसिडेंट का, दूसरा चेक किसका हो जाएगा, प्रेसिडेंट का। ऐसा मानना था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ओके, तो बी आर अम्बेडकर जी कहना चाह रहे थे, या करना चाह रहे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट कर रखा है, और वहां पे जो मोनार्क है वो एडवाइस काम करते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमें भी यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ही होने चाहिए, जिनके पास कोई रियल पावर नहीं होनी चाहिए, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एडवाइस पे काम करे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका काउंटर किया और कहा कि हमने हमने हम बाध्य नहीं है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की हर एक चीज को कॉपी किया जाए, हम इसे अपने सिचुएशंस, अपनी पॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से इसे चेंज करेंगे।
क्योंकि और इन्होंने साथ ऐसा कहा कि हमने फेडरल प्रोविजन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा है या फेडरल प्रोविजन अडॉप्ट कर रखा है यूएसए से, तो हमने साथ में ही यूनिटरी प्रोविजंस भी अडॉप्ट कर रखे हैं। साथ में इनका कहना था कि अगर हम प्रेसिडेंट को रियल पावर्स देते हैं तो इससे डबल चेक बन जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, एक पार्लियामेंट का तो ही दूसरा प्रेसिडेंट का। ओके, वही इसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, इन्होंने क्या कहा प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में, तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले रहे हैं और वहां से अगर हम कॉपी कर ले, तो इन्होंने कहा कि भाई हमने यूके में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है और हमने अडॉप्ट कर रखा है फेडरल सिस्टम को, हमने अडॉप्ट कर रखा है फेडरल सिस्टम को, है ना। और वहां पे जो किंग और क्वीन है ना, वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट जो कि किंग या क्वीन होंगे या मुनार्क जैसे हम बोलते हैं, ये क्या है, हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी मतलब वंशवाद चलेगा, है ना। राजा का बेटा अगला एग्जीक्यूटिव हेड बनेगा स्टेट का, सही है। तो वहां पे हेरिडेटरी है, तो वही इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, ये इनको इलेक्ट किया जाता है ना, ये इलेक्ट किया जाता है इनको इलेक्शन से, है ना, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो अगर हम इलेक्ट कर रहे हैं तो, है ना, इलेक्ट कर रहे हैं, लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, इसका मतलब उनके पास कुछ पावर्स होनी चाहिए, ऐसा मानना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ऐसा मानना था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ओके, वही जो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका कहना था कि भाई देखो, है ना, अगर मैं बात करूं, देखो कि क्या होता है, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वे क्या करती हैं, वे अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है प्रेसिडेंट बनने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज संघर्ष करती हैं कि उनका कैंडिडेट प्रेसिडेंट बने, है ना। अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज संघर्ष कर रही है कि उनका कैंडिडेट प्रेसिडेंट बने, है ना, इसका मतलब है कि भाई प्रेसिडेंट के पास कुछ ना कुछ तो पावर होगी, है ना, कुछ ना कुछ रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स है, तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज इतना संघर्ष कर रही है ना। अन्यथा अन्यथा तो किसी भी प्रेसिडेंट बना देते, है ना। तो यही इनका कहना क्या था कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फाइट कर रही है अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कुछ ना कुछ, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो रियली एक पावरफुल ऑफिस है, ना कि एक रबर स्टैंप, है ना। तो ये कहना था नीलम संजीवा रेड्डी जी का कि भाई अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती है या खड़ा करती है, अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाने के लिए संघर्ष करती है, तो इसका मतलब है कि एक पावरफुल ऑफिस है प्रेसिडेंट का, ना कि एक रबर स्टैम्प, ऐसा मानना था डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी का। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि भाई देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट कैन री-इलेक्ट फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म। कि भारत के राष्ट्रपति कितनी भी बार प्रेसिडेंट या कितनी बार चुने जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो है ना, प्रतिभा सिंह प्रेसिडेंट थे, है ना, प्रतिभा सिंह प्रेसिडेंट थे।
या किसी की भी बात कर लो, तो मैं एक मेन मुद्दे पे आता हूँ। क्या है कि इनका कहना था कि जो प्रेसिडेंट है वे री इलेक्ट हो सकते हैं, दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लोग उनको क्यों दोबारा से जिताएगी? लोग उनको दोबारा से तभी जिताएगी जब उन्होंने अपने ऑफिस के दौरान कुछ सही काम किए होंगे, जो सही काम किए होंगे, है ना? तो जिन्होंने जिन्होंने रियली में कुछ ना कुछ सही काम किए होंगे, लोग उन्हीं तो ही दोबारा से जिताएगी। सही है। तो इनका कहना था, तो इनका कहना था कि अगर अगर प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करना है तो इस प्रोविजन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो दोबारा से री इलेक्ट करवाने की क्या जरूरत है? किसी एक इलेक्शन करवाने की जरूरत है क्या है? किसी एक को बनाए उसे ही रहने दे। सही है, उसे ही रहने दे, री इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम इलेक्शन करवा रहे हैं इसका मतलब है, अगर हम उन्हें दोबारा से ही प्रेसिडेंट चुन लें तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे काम किए होंगे अपने ऑफिस में। तो वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, अब वो है जुडिशरी। जुडिशरी क्या कहना चाह रही है? अभी तक हमने देखा जो थिंकिंग ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने क्या क्या बात कही प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में। कुछ का कहना है कि भाई जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है एक 100 पीस का ऑफिस होना चाहिए, तो कुछ कहना है कि एक रियली पावरफुल ऑफिसर होना चाहिए, एक पावरफुल ऑफिस होना चाहिए, है ना? तो नेक्स्ट हम देखेंगे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जुडिशरी का कहना है ना, इन्होंने अपने अलग अलग जजमेंट्स में ये बात कही है कि भाई देखो, होता क्या है, जब मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई रिजाइन कर दे, है ना, मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ओके। एक हाइपोथेटिकल डेट्स ले रहा हूं मैं। मान लो जून 2024 तक के ये पीएम बने रहेंगे, ओके। सपोज ऐसा हुआ कि मार्च में इन्होंने क्या कर दिया, मार्च में इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये रिजाइन कर गए ऑफिस से, ये रिजाइन कर गए अपने ऑफिस से। जिस दिन ये रिजाइन करेंगे, मान लो, है ना, 1 मार्च की बात करता हूँ, 1 मार्च 24, 1 मार्च 24 को इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मुझे बताओ, क्या ये 1 मार्च को ही अपने ऑफिस से निकल जाएंगे? तो नहीं, ये अपने ऑफिस में तब तक बने रहेंगे जब तक कि नए प्रधानमंत्री चुनकर अपना पद ग्रहण न कर ले। जब तक नए प्रधानमंत्री चुनकर अपना पद ग्रहण न कर ले, तब तक ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मान लो यहाँ पे इन्होंने रिजाइन कर दिया, है ना, और जब तक नए, मान लो नए राष्ट्रपति जी, सॉरी नए प्राइम मिनिस्टर, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ कि योगी जी, ओके, नए पीएम के लिए इलेक्शन होंगे, है ना, रिजल्ट आएगा, फिर पीएम नियुक्त अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। मान लो वो गैप है, योगी जी मान लो 1 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा, इस दौरान हमने कहा कि जब ये रिजाइन करेंगे तो उसी तारीख से ये अपना ऑफिस नहीं छोड़ देंगे। ये अपना ऑफिस तब छोड़ेंगे जब नए प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण न कर ले। तो इसी पीरियड में ही ये क्या कहलाएंगे? केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाएंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे, या केयर टेकर, इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएंगे। केयरटेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएगी, है ना। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि ऐसे केस में ऐसे केस में जब रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए, कुछ भी, ऐसे केस में कि देयर शैल बी
there shall be a council of there shall be a caretaker council of ministers council of ministers to aid and advise the president. ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि देयर शुड बी एक केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, किसके लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, ताकि प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को परफॉर्म कर सके। अब इसका सिंपल मीनिंग है दोस्तों कि केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना। जो प्रेसिडेंट हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही लेते हैं, या फिर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन उसको करने वाली कौन होती है, डिसाइड करने वाली कौन होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। तो ये कहना है कि ऐसी सिचुएशन में एक केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, एक केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। अब इसका सिंपल मीनिंग है दोस्तों, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी ही चाहिए, तभी राष्ट्रपति अपना कार्य कर सकते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस बात से तो हमें यह जानकारी मिलती है दोस्तों कि प्रेसिडेंट का ऑफिस एक पावरफुल ऑफिस है ही नहीं। ये किसके अकॉर्डिंग, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ओके, वही अगर हम बात करें इनके एक्चुअल फंक्शनिंग की, प्रेसिडेंट के एक्चुअल फंक्शनिंग की ऑन ग्राउंड्स, तो ऐसे भी है ना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में दोस्तों ऐसे भी प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्होंने अपनी लिमिटेड पावर्स का यूज करके यह साबित करके दिखाया है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस एक रियली में एक पावरफुल या एक इम्पोर्टेंट ऑफिस है। ऐसे भी प्रेसिडेंट हुए हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जिनमें प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, जिसमें हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने क्या काम किया ऐसा अपने कार्यकाल के दौरान, है ना, इन्होंने जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है उसको मेंटेन करके रखा, है ना। ही मेंटेन दिस स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। कैसे दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें एडवाइस करा केरला में स्टेट इमरजेंसी इंपोज करने के लिए। तो वहीं इन्होंने रिप्लाई किया कि भाई वहां पे सब कुछ सही है तो हमें इमरजेंसी क्यों लगाए, मैं इमरजेंसी क्यों लगाऊं। तो इन्होंने मना कर दिया वहां पे इमरजेंसी लगाने के लिए, इन्होंने इमरजेंसी लगाने से मना कर दिया, है ना। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, है ना, एडवाइस पर इन्होंने एक्ट नहीं किया और अपने आप को असर्ट करा और, है ना, फेडरलिज्म को मेंटेन करके रखा और फेडरलिज्म की स्पिरिट को मेंटेन किया। ओके, केरला को स्टेट इमरजेंसी से बचाया इन्होंने, है ना। वहीं अगर हम बात करें वहीं दूसरे सेकंड प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो के नारायणन ने भी क्या किया दोस्तों, 1957-58 की बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस करा प्रेसिडेंट को कि यूपी और बिहार में स्टेट इमरजेंसी इंपोज की जाए। किसके लिए एडवाइस करा, टू इंपोज दी स्टेट इमरजेंसी इन यूपी। ओके, तो वही प्रेसिडेंट ने ऐसी एडवाइस को वापस भेज दिया पार्लियामेंट के पास फॉर रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए।
ओके, जब पार्लियामेंट ने इस पे रिकंसिडर करा, पुनर्विचार करा, तो पार्लियामेंट को लगा कि हाँ ठीक है, हमें स्टेट इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए, तो इन्होंने भी, है ना, इन्होंने भी फेडरलिज्म की स्पिरिट को मेंटेन करके रखा, फेडरलिज्म की स्पिरिट को मेंटेन करके रखा किया नारायण ने भी, है ना। तो है ना, जैसे कि बिहार और यूपी में इमरजेंसी लगा रही थी गवर्नमेंट। तो ये थी के आर नारायणन की बात। वही अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जी की, वही हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम की, इन्होंने सस्पेंसिव बिटो का यूज किया, इन्होंने सस्पेंसिव बिटो का यूज किया। किन केसेस में, कौन सी बिल्स पे सस्पेंसिव बिटो लगाई थी इन्होंने? सस्पेंसिव बिटो का यूज करा इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट विल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विल, तो वही पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने सस्पेंसिव बिटो का यूज किया था इन पे। ओके, इन्होंने इन बिल्स को रिकंसिडर करने के लिए भेजा था पार्लियामेंट के पास पुनर्विचार करने के लिए। ओके, वहीं अगर हम बात करें ज्ञानी जैल सिंह जी की, है ना, ज्ञानी जैल सिंह जी की, ज्ञानी जैल सिंह जी की, सरदार जी की, इन्होंने भी, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था, इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। पॉकेट वीटो का यूज किया था इन्होंने किस में? पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के केस में। दोस्तों राजीव गांधी जी पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाहते थे, जिससे कि वे, है ना, प्रेस की फ्रीडम पर इंस्ट्रक्शन, प्रेस की फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाह रहे थे, है ना। तो इन्होंने, इन्होंने प्रेस को बचाया था उस समय पे, इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को, है ना। तो वही अगर प्रेस की हम बात करें, मीडिया की अगर हम बात करें, तो मीडिया क्या है? फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर माना जाता है ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो फोर्थ पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी का, उसे सेव किया था, है ना, बाय यूजिंग पॉकेट बिटो। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो वो है शंकर दयाल शर्मा जी, एस डी शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा जी। दोस्तों इन्होंने 1996 में जब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हाईली इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, है ना, तब जब 1996 के जनरल इलेक्शंस में ना तो बीजेपी ना तो कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, ना ही ये पार्टीज अपना गठबंधन बना पा रही थी, तो ऐसे में इन्होंने फ्रेश इलेक्शंस की कॉल नहीं ली, बल्कि इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। इन्होंने, इन्होंने सबसे पहले बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया और प्रधानमंत्री नियुक्त करा, और उन्हें अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए कहा। जब वो अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए 13 दिनों के पश्चात, तो फिर उनकी सरकार गिर जाने के पश्चात दोबारा से इन्होंने फ्रेश इलेक्शन की कॉल नहीं ली। इन्हें लगा कि एक और कैंडिडेट है जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, अपनी एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इन्होंने ही बुलाया देवेगौड़ा जी को, जिन्होंने अपनी फिर स्टेबल गवर्नमेंट बनाई। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में इन्होंने अपनी विजडम का इस्तेमाल कर और एक स्टेबल गवर्नमेंट दी इंडिया को। ओके, तो एस डी शर्मा जी, है ना। तो ग्राउंड्स पे दोस्तों ये प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने आप को असर्ट करा है, जिन्होंने यह साबित करके बताया है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस सही मायने में एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है, एक पावरफुल ऑफिस है। अगर हम बात करें दोस्तों आज के समय में, आज के समय में जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की, वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के समय दोस्तों कोएलिशन गवर्नमेंट का समय है, गठबंधन सरकारों का समय है, जिसमें जिसमें कोई भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है ना। वो गठबंधन बनाती है,
वो गठबंधन बनाती हैं और पार्टीज को अपने साथ लेकर के। तो वही हम जानते हैं कि गठबंधन ज्यादा समय तक बने नहीं रह सकते हैं। तो गठबंधन वाली सरकारें जो होती है वो इंस्टेबल सरकारें होती है, इंस्टेबल गवर्नमेंट होती है। ओके। साथ ही जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, है ना, तो उस या फिर ना तो कोई पार्टी अपनी मेजोरिटी या किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले या फिर कोई भी पार्टी अपना अलायंस ना बना पा रही हो, तो ऐसे में रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का रोल और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके कोई ऐसे कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर ना बना दे जो असमर्थ है ना। तो ऐसे में प्रेसिडेंट का रोल और इम्पोर्टेंट और बढ़ जाता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। ओके। वही अगर मैं इसकी समरी की बात करूं दोस्तों, समरी की अगर हम बात करें तो इन कोलिशन एरा द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हैज बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि हमने देखा है शंकर दयाल शर्मा जी के कार्यकाल में, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया सरकार बनाने के लिए, और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदाउट लेटर ऑफ सपोर्ट बुलाया था, जिनके पास कोई लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं था। जब वे फेल हो गए, है ना, तो फिर उन्होंने फ्रेश इलेक्शन की कॉल नहीं ली, उन्होंने अपनी ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज किया और देवगौड़ा जी को विद लेटर ऑफ सपोर्ट बुलाया और स्टेबल गवर्नमेंट बनाई। ओके। अगर हम उनकी फंक्शनिंग को, प्रेसिडेंट के ऑफिस की फंक्शनिंग की बात करें तो आर वेंकट रमन जी क्या कहते हैं, आर वेंकट रमन जी कहते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट इज लाइक एन इमरजेंसी लैप that is in normal circumstances he follows the advice of council of ministers, but during emergency he asserted his role and save democracy. In coalition era this role has become even more important। दोस्तों ये छोटी सी समरी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आर वेंकट रमन जी के एक बहुत अच्छी बात कही है कि दोस्तों वो क्या है, एक लैंप की तरह है। जब रोशनी है तब लैंप का कोई रोल नहीं रह जाता है। जब अंधेरा होता है, रात के समय पे रोशनी गायब हो जाती है, तभी हमें अहमियत दिखाई पड़ती है किसकी, एक लैंप की। नॉर्मल सिचुएशंस में प्रेसिडेंट नॉर्मल सिचुएशन में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस आ जाती है तब तब प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में। ओके। तो दोस्तों ये था पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा, है ना, हमने देखा कि हम दो बातें समझने का प्रयास करेंगे। अगर तो रियल पावरफुल ऑफिस है तो कैसे क्या प्रोविजंस है, तो प्रोविजन हमने बताए। जो डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हमने डिस्कस करा, है ना। दूसरा हमने बताया कि क्या क्या सब प्रोविजन है जो ऑफिस इसको नॉमिनल हेड मानते हैं, वो आर्टिकल 74 को हमने डिस्कस करा इसके नेक्स्ट के स्लाइड में, है ना। फिर हमने देखा कि कब कब पावरफुल होते हैं प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा, तब जब वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। कब कौन सा प्रोविजन है जो 100 की बात करते हैं, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 को हमने देखा कैसे। वही हमने फिर देखा कि कैसे, फिर हमने समझने का कोशिश की कि पावरफुल ऑफिस है या नहीं, हम समझेंगे चार तरह से। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दूसरा थिंकिंग ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड जुडिशरी जजमेंट्स एंड फोर्थ वन एक्चुअली फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों यही आपकी फीस है कि आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, सखियों में, सहेलियों में सब्सक्राइब इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।